नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोल्डी तिवारी और आज हम पढ़ेंगे द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। एन फ्रैंक द्वारा लिखा गया ये एक ऐसा वृतांत है, एक ऐसी डायरी है जो 1942 से 1944 तक उनके 2 वर्षों की अवधि में नाजियों के अत्याचार से बचने के लिए उनके परिवार के साथ गुप्त रूप से रहने के दौरान लिखी गई थी। एन फ्रैंक एक 12 साल की बच्ची थी। यह डायरी एक ऐतिहासिक दस्तावेज है जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई घटनाओं का वर्णन करता है। डायरी में एन फ्रैंक ने अपने अनुभवों, भावनाओं और परिवार के सदस्यों के साथ अपने रिश्ते को भी व्यक्त किया है। तो चलिए पढ़ते हैं डायरी के पन्ने। बुधवार 8 जुलाई 1942। प्यारी किटी, ऐसा लग रहा है मानो रविवार के बाद से बरसों बीत गए हों। इतना कुछ हो गया है जैसे पूरी दुनिया ही उलट-पुलट हो गई है। लेकिन जैसा कि तुम देख सकती हो, किटी, मैं जिंदा हूँ। लेकिन मत पूछो कि कहाँ और कैसे। मैं जो कुछ भी कह रही हूँ, उसमें शायद ही कोई बात तुम्हारे पल्ले पड़े। इसलिए मैं तुम्हें शुरू से बताती हूँ कि रविवार की दोपहर को क्या हुआ था। 3 बजे थे। हेलो जा चुका था, लेकिन वह दोबारा फिर से आने वाला था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। चूंकि मैं बालकनी में धूप से अलसाई सी बैठी पढ़ रही थी, इसलिए मुझे घंटी की आवाज सुनाई नहीं दी। कुछ देर बाद रसोई के दरवाजे पर मार्गरेट नजर आई। वो बहुत गुस्से में थी। पापा को एएसएस में बुलाए जाने का नोटिस मिला है। वो फुसफुसाई। माँ मिस्टर वान दान को देखने गई हुई हैं। मिस्टर वान दान पापा के बिजनेस पार्टनर हैं और उनके अच्छे दोस्त हैं। मैं अवाक रह गई थी। बुलावा? हर कोई जानता था कि बुलावे का क्या मतलब होता है। यातना शिविरों के नजारे और वहां की कोठरियों के दृश्य मेरी आंखों के आगे तैर गए। हम अपने पापा को इस तरह की नियति के भरोसे कैसे छोड़ सकते थे? हम उन्हें हरगिज नहीं जाने देंगे। मार्गोट ने उस वक्त कहा था, जब वो ड्राइंग रूम में माँ की राह देख रही थी। माँ मिस्टर वानदान से पूछने गई है कि हम कल ही छुपने की जगह पर जा सकते हैं। वानदान परिवार भी हमारे साथ जा रहा है। हम लोग कुल मिलाकर 7 लोग होंगे। मौन। हम आगे बात ही नहीं कर पाए। यह ख्याल कि पापा यहूदी अस्पताल में किसी को देखने गए हुए हैं, माँ के लिए इंतजार की लंबी घड़ियां, गर्मी, सस्पेंस, इन सारी चीजों ने हमारे शब्द ही हमसे छीन लिए थे। तभी दरवाजे की घंटी बजी। यह हेलो ही होगा, मैंने कहा था। दरवाजा मत खोलो, मार्गोट ने हैरान होते हुए मुझे रोका। लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमने नीचे से माँ और मिस्टर वानदान को हेलो से बातें करते हुए सुन लिया था। तब दोनों ही भीतर आए और अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया। जब भी दरवाजे की घंटी बजती, तो मुझे या मार्गोट को उचक कर नीचे देखना पड़ता कि क्या पापा आ गए हैं। हमने किसी और को भीतर नहीं आने दिया। मुझे और मार्गोट को बाहर भेज दिया गया था, क्योंकि वान डान माँ से अकेले में बात करना चाहते थे। जब मैं और मार्गोट बेडरूम में बैठे बात कर रहे थे, तो उसने मुझे बताया कि यह बुलावा पापा के लिए नहीं, बल्कि खुद उसके लिए था। इस दूसरे सदमे से मैं तो चीखने लगी। मार्गोट 16 बरस की थी। तय है कि वे लोग इस उम्र की लड़कियों को उनके खुद के भरोसे यहाँ से भेजना चाहते हैं। लेकिन भगवान का शुक्र है वो नहीं जाएगी। माँ ने मुझसे यही कहा था। पापा जब मुझसे छिपने की जगह पर जाने की बात कर रहे थे, तो उन्होंने भी शायद यही कहा होगा। अज्ञातवास। हम कहाँ जाकर छुपेंगे? शहर में, किसी घर में, किसी पर छत्ती पर? कब, कहाँ, कैसे? ये ऐसे सवाल थे जो मैं पूछ नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी ये सवाल मेरे दिमाग में कुलबुला रहे थे। मार्गोट और मैंने अपनी बहुत जरूरी चीजें एक थैले में भरनी शुरू की। मैंने सबसे पहले अपने थैले में यह डायरी ठूसी। इसके बाद मैंने कलर्स, रुमाल, स्कूली किताबें, एक कुछ कंघी, कुछ पुरानी चिट्ठियां थैले में डाली। मैं अज्ञातवास में जाने के ख्याल से इतनी अधिक आतंकित थी कि मैंने थैले में अजीबोगरीब चीजें भर डाली। फिर भी मुझे अफसोस नहीं है। स्मृतियों स्मृतियां मेरे लिए पोशाकों की तुलना में ज्यादा मायने रखती हैं। तब हमने मिस्टर क्लीमेन को फोन किया कि क्या वे शाम को हमारे घर आ पाएंगे। मिस्टर वानदान चले गए, ताकि
मियप को लिवा सके। मियप आईं और वादा किया कि वे रात को एक बार फिर आएंगी। वे अपने साथ जूतों, ड्रेसों, जैकेटों, अंडरवियरों तथा स्टॉकिंग से भरा एक थैला लेकर गईं। इसके बाद हमारे फ्लैट में सन्नाटा छा गया। हम में से किसी की भी खाना खाने की इच्छा नहीं हुई। मौसम अभी भी गर्म था और सारी चीजें जैसे हमारे लिए अजनबी होती जा रही थी। हमने अपना ऊपर वाला एक बड़ा कमरा 31 बरस के एक विधुर मिस्टर गोल्डश्मिट्स को किराए पर दे रखा था। तय था कि उसे उस शाम कोई काम धंधा नहीं था। इसके बावजूद हमारे कई इशारों के बावजूद वो रात 10 बजे तक वहीं पर मंडराता रहा। मियप और जॉन गिएज रात 11 बजे आए। मियप 1933 से पापा की कंपनी में काम कर रही थी और इसलिए पापा के करीबी दोस्तों में थी। उसके पति जॉन भी पापा के अच्छे दोस्त थे। एक बार फिर जूते, स्टॉकिंग्स, अंडरवियर और किताबें मियप के गहरे बैग और जॉन की जेबों में गायब हो रही थी। 11:30 बजे वे खुद भी विदा लेकर चले गए। मैं बुरी तरह से थक गई थी। फिर भी एक बात मैं अच्छी तरह जानती थी कि यह रात मेरे लिए अपने बिस्तर में मेरी आखिरी रात है। मैं जैसे घोड़े बेचकर सोई। मेरी नींद अगली सुबह 5:30 बजे मार्गोट के जगाने पर ही खुली। किस्मत से यह सुबह सुबह रविवार की तरह गर्म नहीं थी। दिन भर गर्म बरसात की फुहारें पड़ती रहीं। हम चारों ने अपने बदन पर इतने ज्यादा कपड़े ले लिए थे मानो हम रात फ्रिज में गुजारने जा रहे हों। वजह सिर्फ इतनी सी थी कि हम अपने से ज्यादा कपड़े ले जाना चाहते थे। हम जिस स्थिति में थे उसमें कोई यहूदी व्यक्ति कपड़ों से भरा सूटकेस ले जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। मैंने 2 बनियानें, 3 पैंटें, 1 ड्रेस और उसके ऊपर एक स्कर्ट, एक जैकेट, एक बरसाती, 2 जोड़ी स्टॉकिंग्स, भारी जूते, एक कैप, एक स्कार्फ और इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ ओढ़ पहन रखा था। घर से निकलने से पहले ही मेरा दम घुटने लगा था, लेकिन किसी को परवाह नहीं थी कि मुझसे पूछे, "एन, कैसा लग रहा है तुम्हें?" मार्गोट ने अपने थैले में स्कूल की किताबें ठूंस ली थी और वो अपनी साइकिल लेने चली गई और फिर वो मियाप की निगरानी में अज्ञात जगह के लिए रवाना हो गई। कुछ भी रहा हो, मेरे लिए तो वो अनजान जगह ही थी, क्योंकि मुझे अभी भी पता नहीं था कि हम कहाँ जाने वाले हैं। 7:30 बजे हमने भी अपने पीछे दरवाजा बंद किया। मुझे ही एकमात्र ऐसी जीवित प्राणी थी जिसे मुझे गुड बाय कहना था। हम गोल्डश्मिट्स के लिए जो नोट छोड़ा, उसके अनुसार बिल्ली को पड़ोसियों के यहाँ छोड़ा जाना था। वे ही अब उसकी देखभाल करने वाले थे। खाली बिस्तरे, मेज पर बिखरा नाश्ते का सामान, रसोई में बिल्ली के लिए सेर भर मीट, ये सारी चीजें यही दर्शाती थी कि हम बहुत ही हड़बड़ी में छोड़ छाड़ कर गए हैं। लेकिन इम्प्रेशन छोड़कर जाने से हमारी कोई दिलचस्पी नहीं थी। हम तो किसी भी तरह वहां से निकल जाना चाहते थे और कहीं सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाना चाहते थे और कोई बात मायने नहीं रखती थी। बाकी कल। तुम्हारी एन। डायरी की दूसरी एंट्री। गुरुवार 9 जुलाई 1942। प्यारी किटी, तो आखिर हम चल पड़े। मम्मी पापा और मैं तेज बरसात में भीगते हुए आए। हम तीनों के कंधों पर बड़े बड़े थैले और शॉपिंग बैग थे जो अल्लम गल्लम चीजों से ऊपर तक ठूस ठूस कर भरे हुए थे। सुबह सुबह काम पर जाने वाले लोग हमें बड़ी बेचारगी भरी निगाहों से देख रहे थे। आप उन्हें देखते ही बता सकते हैं कि वे आपके लिए अफसोस कर रहे थे कि हमें किसी तरह का वाहन उपलब्ध नहीं करा सकते थे। हमारे सीने पर चमकता पीला सितारा सारी दास्तान खुद ही कह देता था। जब हम गली में पहुंच गए, तभी पापा और मम्मी ने धीरे धीरे बताना शुरू किया कि उनकी योजना क्या थी। पिछले कई महीनों के दौरान हम थोड़ा-थोड़ा करके जितना भी हो सका फर्नीचर और कपड़े-लत्ते फ्लैट से बाहर ले जाते रहे। यह तय कर लिया गया था कि हम लोग 16 जुलाई को अज्ञातवास में चले जाएंगे। अचानक मार्गोट के लिए बुलावा आ जाने के कारण योजना को 10 दिन आगे खिसकाना पड़ा। इसका मतलब यही था कि अब हमें कम तैयार किए गए कमरों में ही गुजारा करना होगा। छिपने की जगह पापा के ऑफिस की इमारत ही थी। इसे समझ पाना बाहर वालों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए मैं थोड़ा बहुत समझा देती हूँ। पापा के ऑफिस में काम करने वाले लोग बहुत ज्यादा नहीं थे। बस मिस्टर कुगलर, मिस्टर क्लीमन, मीएप और 23 बरस की टाइपिस्ट जिसका नाम बेब बोयस्कुल था। उन सबको हमारे आने के बारे में खबर कर दी गई थी। मिस्टर बोस्कुल बेब के पिता 2 और सहायकों के साथ गोदाम में काम करते थे। उन्हें कुछ भी नहीं बताया गया था। इमारत के बारे में थोड़ा सा बता दूं।
तल मंजिल पर बना बड़ा सा गोदाम काम करने की जगह और भंडार घर के रूप में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा अलग-अलग हिस्से बने हुए हैं। ये हिस्से गोदाम, पिसाई का कमरा वगैरह है, जहाँ इलायची, लौंग और काली मिर्च वगैरह पीसे जाते हैं। गोदाम के दरवाजे से ही सटा हुआ है एक बाहर का दरवाजा जो ऑफिस का प्रवेश द्वार है। ऑफिस के दरवाजे के एकदम अंदर तरफ एक दूसरा दरवाजा है और उसके पीछे सीढ़ियां हैं। सीढ़ियां ऊपर चढ़े तो एक दरवाजा आता है जिस पर आर पार दिखाई न देने वाली कांच की खिड़की लगी है। इस पर काले अक्षरों में कार्यालय लिखा हुआ है। यही आगे आने वाला बड़ा यानी फ्रंट ऑफिस है। ये बहुत हवादार और खूब रोशनी वाला कमरा है। दिन के दौरान यहाँ बेप, मियप और मिस्टर क्लीमन काम करते हैं। एक छोटा सा गलियारा है जिसमें तिजोरी, कपड़ों और अलमारी और स्टेशनरी की बड़ी सी अलमारी है। इस गलियारे के पास एक छोटा सा दमघोटू अंधियारा कमरा है या बैक ऑफिस है। इसमें मिस्टर कुगलर और मिस्टर वांदान बैठा करते थे। अब इसमें सिर्फ मिस्टर कुगलर बैठते हैं। मिस्टर कुगलर के ऑफिस में पैसे से भी पहुंचा जा सकता है, लेकिन सिर्फ कांच वाले दरवाजे के जरिए जिसके अंदर से तो आसानी से खोला जा सकता है, लेकिन बाहर से इतनी आसानी से नहीं। मिस्टर कुगलर के ऑफिस से निकलने के बाद तुम लंबे तंग गलियारे से कोयले वाले गोदाम की ओर बढ़ोगी और 4 सीढ़ियां चढ़ोगी तो तुम अपने आप को प्राइवेट ऑफिस में पाओगी। यह पूरी इमारत का शोपीस है। शानदार महोगनी फर्नीचर, लिनोलियम का फर्श जिस पर कालीन बिछा है, एक रेडियो है, आकर्षक लैंप है, सब कुछ उत्तम दर्जे का। इसके साथ वाला कमरा बहुत बड़ा रसोई घर है। उसमें पानी गर्म करने का हीटर है, गैस के 2 चूल्हे हैं, साथ में पाखाना है। यह पहली मंजिल का नक्शा है। नीचे की सीढ़ियों वाले गलियारे से एक रास्ता दूसरी मंजिल की तरफ जाता है। सीढ़ियां खत्म होते ही थोड़ी खुली जगह है और उसके दोनों तरफ दरवाजे हैं। दाईं तरफ दरवाजा मसाले रखने के लिए, स्टोर, अटारी और घर के सामने की तरफ वाली मियानी की तरफ जाता है। घर के सामने की तरफ से एक परंपरागत डच डिजाइन की सीधी और इतनी घुमावदार सीढ़ियां हैं कि एड़ियों में मोच आ जाए। यह रास्ता गली की तरफ खुलता है। सीढ़ियों के ऊपर बनी जगह से दाईं तरफ दरवाजा घर के पिछवाड़े की तरफ हमारी गुप्त एनेक्सी की तरफ जाता है। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इस सपाट मटमैले दरवाजे के पीछे इतने कमरे भी हो सकते हैं। दरवाजे के आगे सीढ़ी का बस एक ही पायदान है। इसे पार करते ही आप भीतर होते हैं। आपके सामने ही कई सीढ़ियां ऊपर की तरफ चली जाती हैं। बाईं तरफ एक तंग गलियारा है जो एक बड़े कमरे में जाकर खुलता है। यही कमरा फ्रैंक परिवार के लिए ड्राइंग रूम और बेडरूम का काम करता है। अगला दरवाजा एक छोटे कमरे का है। यह परिवार की 2 जवान लड़कियों के बेडरूम और स्टडी रूम के काम आता है। सीढ़ियों की दाईं तरफ गुसलखाना और बिना खिड़कियों वाला एक कमरा है, जिसमें एक वॉश बेसिन लगा हुआ है। किनारे की तरफ वाले दरवाजे से पखाने की तरफ और दूसरे दरवाजे से मेरे और मार्गोट के कमरों की तरफ जाया जा सकता है। यदि आप और सीढ़ियां चढ़कर बिल्कुल ऊपर तक चले जाएं, तो आप नहर के किनारे बने इस पुराने मकान में ऊपर एक बहुत बड़ा खुला खुला और हवादार कमरा देखकर हैरान हो जाएंगे। इसमें एक गैस का चूल्हा है और एक सिंक है। भगवान का शुक्र है कि यह मिस्टर कुलगर की प्रयोगशाला के काम आता था। यह मिस्टर और मिसेज वॉन का बेडरूम और रसोई घर होगा। इसे कॉमन कमरे, ड्राइंग रूम और हम सबके लिए स्टडी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता सकेगा। एक छोटा सा कमरा पीटर वॉन के लिए बेडरूम का काम करेगा। और फिर जैसी इमारत के सामने की तरफ है, वैसे ही अटारी और मियानी यहाँ भी हैं। तो ये रहा हमारा नया गरीब खाना। मैंने तुम्हें पूरी इमारत की सैर करवा दी। तुम्हारी एन। डायरी की तीसरी एंट्री। शुक्रवार 10 जुलाई 1942। मैंने घर के लंबे चौड़े बखान के साथ हो सकता है तुम्हें बोर कर दिया हो, लेकिन मैं अभी भी यही सोचती हूँ कि तुम जानो हम कहाँ आ पहुँचे हैं। मैं यहाँ कैसे आ पहुँची हूँ, इसके बारे में तुम्हें मेरे आगे के पत्रों से पता चलेगा। लेकिन पहले मैं अपना किस्सा जारी रखूंगी। मैंने अभी तक अपनी बात पूरी नहीं की है। 263 प्रिंसन कार्स ने हमारे पहुंचने पर मियाप तुरंत हमें लंबे गलियारे से सीढ़ियों से ऊपर दूसरी मंजिल और फिर एनेक्सी में ले आई। उसने हमें अकेला छोड़ा और हमारे पीछे दरवाजा बंद कर दिया। मार्गोट अपनी साइकिल पर पहले ही आ चुकी थी और हमारी राह देख रही थी। हमारी बैठक और दूसरे कमरे सामान से ठुसे पड़े थे। कहीं तिल धरने की भी जगह नहीं थी। पिछले महीनों में जो कार्डबोर्ड के बक्से ऑफिस से भेजे गए थे, चारों तरफ फर्श पर बिस्तरों पर फैले हुए थे। छोटा कमरा फर्श से छत तक कपड़ों से अटा पड़ा था।
उस रात अगर हम ढंग से सोने के बारे में सोचते, तो ये सारा सामान तरतीब से लगाने की ज़रूरत थी। हमें सफाई का काम तुरंत शुरू कर देना था। माँ और मार्गोट की तो हाथ हिलाने की हिम्मत नहीं थी। वे बिना चादरों वाली गद्दियों पर ही पसर गई, थकी, बेहाल और पस्त। लेकिन पापा और मैंने सफाई का मोर्चा संभाला और तुरंत जुट गए। हम सारा दिन पैकिंग खोलते रहे, अलमारियां भरते रहे, कीले ठोकते रहे और तमाम सामान ठिकाने से लगाते रहे। आखिर थककर चूर हो गए और साफ बिस्तरों पर ढह गए। हमने पूरे दिन में एक बार भी गरम खाना नहीं खाया था, लेकिन परवाह किसे थी? माँ और मार्गोट की थकान के मारे बुरी हालत थी और पापा और मुझे फुर्सत नहीं थी। मंगलवार की सुबह हमने पिछली रात के छोड़े हुए काम का को पूरा करना शुरू किया। बेप और मियेप हमारे राशन कूपनों से शॉपिंग करने गई और पापा ने ब्लैकआउट वाले पर्दे लगाए। मैंने रसोई का फर्श रगड़-रगड़ कर साफ किया। सवेरे से रात तक हम लगातार काम में जुटे रहे। बुधवार तक तो मुझे यह सोचने की भी फुर्सत नहीं थी कि मेरी जिंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन आ चुका है। अब गुप्त एनेक्सी में आने के बाद पहली बार मुझे थोड़ी फुर्सत मिली कि मैं तुम्हें बताऊं कि मेरी जिंदगी में क्या हो चुका है और क्या होने जा रहा है। तुम्हारी एन। डायरी की दूसरी एंट्री। शनिवार 28 नवंबर 1942। हमारी प्यारी किटी, हम इन दिनों बिजली का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने राशन से ज़्यादा खर्च कर चुके हैं। नतीजा ये होगा कि और अधिक किफ़ायत और हो सकता है बिजली भी कट जाए। एक पखवाड़े के लिए कोई बिजली नहीं। कितना मज़ेदार ख़्याल है, नहीं क्या? लेकिन कौन जानता है यह अरसा इससे कम भी हो सकता है। बहुत अँधेरा हो जाता है, 4 साढ़े 4 बजे ही। हम तब पढ़ नहीं सकते, इसलिए वह वक़्त हम ऊल-जलूल हरकतें करके गुज़ारते हैं। हम पहेलियाँ बुझाते हैं, अंधेरे में व्यायाम करते हैं, अंग्रेज़ी या फ्रेंच बोलते हैं और किताबों की समीक्षा करते हैं। हम कुछ भी करें, थोड़ी देर बाद बोर लगने लगता है। कल मैंने वक़्त गुज़ारने का एक नया तरीका खोज डाला। दूरबीन लगाकर पड़ोसियों की रोशनी वाले कमरों में झाँकना। दिन के वक़्त हमारे पर्दे हटाए नहीं जा सकते, 1 इंच भर भी नहीं। लेकिन जब अंधेरा हो जाए तो पर्दे हटाने में कोई हर्ज नहीं होता। मुझे पता नहीं था कि हमारे पड़ोस में इतने दिलचस्प लोग रहते हैं। खैर, हमारे पड़ोसी हैं। मैंने जो पड़ोसी देखे उनमें से एक परिवार डिनर कर रहा था, एक परिवार फिल्म बना रहा था और सामने वाले घर में एक दंत चिकित्सक एक डरी हुई बुढ़िया से जूझ रहा था। मिस्टर डसेल, जिनके बारे में कहा गया था कि उनकी बच्चों के साथ बहुत पटती है और वे खूब प्यार करते हैं, दरअसल बाबा आदम के ज़माने के अनुशासन मास्टर हैं और लंबे-लंबे भाषण देने लगते हैं जिन्हें सुनकर ही नींद आने लगे। चूँकि मुझ अकेली को ही यह सुख मिला हुआ है कि मैं उनके साथ महाराजा डसेल के साथ यह लंबोतरा संकरा कमरा शेयर करती हूँ और चूँकि मुझे ही हम तीनों बच्चों में आमतौर पर खर दिमाग और तुनक मिजाज समझा जाता है, मेरे पास यही एक उपाय बचता है कि मैं उनकी वही पुरानी डाँट, फटकार और भाषणों की लंबी-लंबी उबाऊ श्रृंखला की तरफ कान न धरूँ, न सुनने का नाटक करती रहूँ। ये बात तो ख़ैर मैं फिर भी सहन कर लेती, लेकिन मिस्टर डसेल अच्छे खासे चुगलखोर हैं। वे जाकर इन सारी बातों की रिपोर्ट मम्मी को दे आते हैं। अगर मिस्टर डसेल ने मुझे कोई उपदेश पिलाया होता है, तो उसे दोबारा से मम्मी से सुनना पड़ता है और मम्मी तो कोई लिहाज़ भी नहीं करती मेरा। और अगर मेरी किस्मत वाक़ई अच्छी होती है, तो मिसेज़ वॉन मुझे 5 मिनट बाद बुलवा देती हैं। सचमुच मीन नेक निकालने वाले परिवार में आप केंद्र में हों और सारा दिन आपको हर तरफ से धुतकारा-फटकारा जाए, ये सब झेलना आसान काम नहीं होता। रात को जब मैं बिस्तर पर होती हूँ तो अपने पापों और बढ़ा-चढ़ाकर बताई गई अपनी खामियों के बारे में सोचती हूँ। तो वो इतनी ज़्यादा होती है कि अपने मूड के हिसाब से या तो मैं उन पर हँस सकती हूँ या मैं रो ही सकती हूँ। तब मैं इस अजीब से ख़्याल के साथ सो जाती हूँ कि मैं जो कुछ हूँ उससे अलग होना चाहती हूँ या मैं उससे अलग तरीके से व्यवहार करना चाहती हूँ जो मैं हूँ या जो मैं होना चाहती हूँ। मेरी प्यारी किटी, अब मैं तुम्हें कितना उलझा रही हूँ, लेकिन मैं चीज़ें एक बार लिखकर उन्हें काटना पसंद नहीं करती। और इस कमी वाले वक्त में कागज को मोड़ तोड़ कर रद्दी की टोकरी में डाल देना बिल्कुल मना है। इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ यही सलाह दे सकती हूँ कि तुम ऊपर वाले हिस्से को फिर से पढ़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि इसमें तुम्हें बात का सिर पैर भी नहीं मिलेगा। अगली एंट्री है शुक्रवार 19 मार्च 1943। मेरी प्यारी किटी, अभी 1 घंटा भी नहीं बीता था कि हमारी खुशी निराशा में बदल गई। टर्की अभी भी युद्ध में शामिल नहीं हुआ है। हुआ यह था कि केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि टर्की जल्दी ही तटस्थता छोड़ देगा। डैम चौक पर अखबार बेचने वाला चिल्ला रहा था, टर्की इंग्लैंड के पक्ष पे।
अखबार उसके हाथ से झपटे जा रहे थे और इस तरह से हम उत्साहवर्धक अफवाह सुनी थी हमने वह उत्साहवर्धक अफवाह सुनी थी। 1000 गिल्डर के नोट अवैध मुद्रा घोषित किए जा रहे हैं। यह ब्लैक मार्केट का धंधा करने वालों और उन जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। लेकिन उनसे बड़ा संकट उन लोगों पर है जो या तो भूमिगत हैं या जो अपने धन का हिसाब किताब नहीं दे सकते। 1000 गिल्डर का नोट बदलवाने के लिए आप इस स्थिति में हो कि ये नोट आपके पास आया कैसे और उसका सबूत भी देना होगा। इन्हें कर अदा करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है, लेकिन अगले हफ्ते तक ही। 500 गिल्डर के नोट भी तभी बेकार हो जाएंगे। जीएस एंड कंपनी के पास अभी 1000 गिल्डर के कुछ नोट बाकी थे जिनका कोई हिसाब किताब नहीं था। इन्हें कंपनी ने आगामी वर्षों के लिए अनुमानित या अदायगी में निपटा दिया है, इसलिए फिलहाल तो गर्दन पानी के ऊपर ही है। मिस्टर डेसेल को कहीं से बाबा आदम के जमाने की पैरों से चलने वाली दांतों की ड्रिल मशीन मिल गई है। इसका मतलब संभवतः जल्दी ही मेरे दांतों का पूरा चेकअप हो जाएगा। अब घर के कायदे कानून मानने की बात आती है तो मिस्टर डसेल भयंकर रूप से आलस दिखाते हैं। न केवल वे चार्लोट से पत्राचार कर रहे हैं और भी कई लोगों के साथ भी चिट्ठी पत्री बनाए हुए हैं। मार्गोट, जो कि उनकी डच अध्यापिका हैं, उनके ये पत्र ठीक करती हैं। पापा ने उन्हें मना किया है कि वे ये सब कारोबार बंद करें और मार्गोट ने उनके पत्र ठीक करने बंद कर दिए हैं, लेकिन मुझे लगता है वे अपनी चिट्ठी पत्री फिर से शुरू कर देंगे। जनाब हिटलर घायल सैनिकों से बात कर रहे हैं। हमने उन्हें रेडियो पर सुना। सचमुच यह बहुत करुणाजनक था। सवालों जवाबों का सिलसिला इस तरह से चल रहा था। मेरा नाम हेनरिक शापेल है। आप कहाँ जख्मी हुए थे? स्नानुलग्राद के पास। किस किस्म का घाव है यो? दोनों पांव बर्फ की वजह से गल गए हैं और बाएं बाजू में हड्डी टूट गई है। ये बातें जस की तस दे रही हूँ जो मैंने रेडियो पर कठपुतलियों के खेल की तरह सुनी। घायल सैनिक जैसे अपने जख्मों को दिखाते हुए गर्व महसूस कर रहे थे। जितने ज्यादा घाव उतना ज्यादा गर्व। उनमें से एक तो हिटलर से हाथ मिलाने के ख्याल से ही इतना उत्साहित हुआ जा रहा था। मेरे ख्याल से तो अभी भी वह उसी उत्साह में होगा कि वह एक शब्द भी नहीं बोल पाया। मुझसे डसेल साहब का साबुन जमीन पर गिर गया था। मेरी किस्मत खराब थी कि मेरा पैर उस पर पड़ गया। अब पूरा साबुन ही गायब है। मैंने पापा से कहा है कि मिस्टर डेसेल को इसकी भरपाई कर दें। उनको हर महीने युद्ध के समय की घटिया साबुन की एक ही बट्टी मिलती है। अगली एंट्री, शुक्रवार 23 जनवरी 1944। मेरी प्यारी किटी, इधर के सप्ताहों में मुझे परिवार के वंश वृक्षों और राजसी परिवारों की वंशावली तालिकाओं में खासी रुचि हो गई है। मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि एक बार तुम खोजना शुरू कर दो तो तुम्हें अतीत के गहरे और गहरे उतरना पड़ेगा। इस खोज से तुम्हारे हाथ और भी रोचक जानकारियां लगेंगी। हालांकि जब मेरे स्कूल के काम की बात आती है तो मैं बहुत मेहनत करती हूँ और रेडियो पर बीबीसी की होम सर्विस को समझ सकती हूँ। इसके बावजूद मैं अपने ज्यादातर रविवार अपने प्रिय फिल्मी कलाकारों की तस्वीरें अलग करने और देखने में गुजारती हूँ। यह संग्रह अच्छा खासा हो चुका है। मिस्टर कुगलर मुझ पर हर सोमवार कुछ ज्यादा ही मेहरबान होते हैं और मेरे लिए सिनेमा एवं थिएटर पत्रिका की प्रति ले आते हैं। इस घर परिवार के ऐसे लोग भी जो जरा भी दुनियादार नहीं है इसे पैसों की बर्बादी मानते हैं, लेकिन इस बात पर हैरान होते हैं कि कैसे मैं 1 साल के बाद भी किसी फिल्म के सभी कलाकारों के नाम ऊपर से नीचे तक सही सही बता सकती हूँ। बेब, जो अक्सर छुट्टी के दिन आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिल्म देखने जाती है, शनिवार को ही मुझे बता देती है कि वे कौन सी फिल्म देखने जा रहे हैं। तो मैं फिल्म के मुख्य नायकों और नायिकाओं के नाम तथा समीक्षाएं फर्राटे से बोलना शुरू कर देती हूँ। हाल ही में मम्मी ने फिक्रा कसा कि मुझे बाद में फिल्में देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि मुझे सारी फिल्मों की कहानियां, नायकों के नाम तथा समीक्षाएं जबानी याद हैं। जब भी मैं नई केश सज्जा बनाकर बाहर आती हूँ, मैं सबके चेहरे पर उगाई असहमति साफ साफ पढ़ सकती हूँ और यह भी बता सकती हूँ कि कोई जरूर टोक देगा कि मैं फला फिल्म स्टार की नकल कर रही हूँ। मेरा यह जवाब कि ये स्टाइल मेरा खुद का आविष्कार है मजाक के रूप में लिया जाता है। जहाँ तक मेरे हेयर स्टाइल का सवाल है, यह आधे घंटे से ज़्यादा नहीं टिका रहता। तब तक मैं उससे बोर हो चुकी होती हूँ और सबकी टिप्पणियाँ सुनते-सुनते मेरे कान पकने लगते हैं। मैं सीधे गुसलखाने की तरफ लपकती हूँ और मेरे बाल फिर से पहले की तरह उलझे हुए घुंघरालू हो जाते हैं। तुम्हारी एन। बुधवार 28 जनवरी 1944। मेरी प्यारी किटी,
आज सुबह से मैं सोच रही थी, क्या तुमने अपने आप को कभी गाय समझा है, जिसे हर दिन मेरी बासी खबरें बार-बार चबानी पड़ती है। इनकी इतनी अधिक जुगाली कि तुम्हें उबासी आ जाए और तुम मन ही मन कामना करो कि ऐन कुछ नए समाचार दे। सॉरी, तुम्हें ये नाली के सड़ते पानी की तरह नीरस लगता होगा, लेकिन जरा मेरी हालत की कल्पना करो, जिसे रोज-रोज यही सुनना पड़ता है। अगर खाने के वक्त बातचीत राजनीति या अच्छे खाने के बारे में नहीं हो रही होती, तो मम्मी या मिसेज वॉन डॉन अपने बचपन की उन कहानियों को लेकर बैठ जाती हैं जो हम हजार बार सुन चुके हैं। या फिर डसेल शुरू हो जाते हैं। खूबसूरत रेस के घोड़े, उनकी चार्लोट का महंगा वार्डरोब, लीक करती नावें, 4 बरस की उम्र में तैर सकने वाले बच्चे, दर्द करती मांसपेशियों और डरे हुए मरीज, ये सब किस्से। इन सारी बातों का निचोड़ ये है, जब भी हम आठों में से कोई भी अपना मुंह खोलता है, बाकी सातों उसके लिए कहानी पूरी कर सकते हैं। किसी भी लतीफे को सुनने से पहले हमें उसकी पंच लाइन पता होती है। नतीजा यह होता है कि लतीफा सुनाने वाले को अकेले हंसना पड़ता है। अलग-अलग वाले, राशन वाले, कसाई जो घरों की इन दो भूतपूर्व मालकिनों के संपर्क में आए, इतनी बार उनके चरित्र चित्रण हो चुके हैं कि हमारी कल्पना शक्ति में उनमें जोड़ने के लिए कुछ भी नहीं बचा। एनेक्सी की यह हालत है कि यहाँ नया या ताज़ा सुनने-सुनाने को कुछ भी नहीं बचा है। फिर भी इन सारी चीज़ों में ताज़ा सुनने-सुनाने को कुछ भी नहीं बचा है। लोगों को नमक-मिर्च लगाकर वह सब कुछ दोहराने की आदत न होती जो मिस्टर क्लीमेन जॉन मेयर पहले ही बता चुके हैं। कई बार मैं मेज के नीचे अपने आप को खुद चिकोटे काट कर रोके रहती हूँ कि कहीं किसी को टोक न दूं। छोटे बच्चे, खासकर एन, किसी भी कभी भी किसी बड़े को टोकने, सही लाइन पर लाने की हिमाकत ना करे, भले ही उसकी गाड़ी पटरी से उतरी जा रही हो या उसकी कल्पना शक्ति का दिवाला पिट चुका हो। जॉन और मिस्टर क्लीमेन को अज्ञातवास में छुपे या भूमिगत हो गए लोगों के बारे में बात करना अच्छा लगता है। वे जानते हैं कि हम अपने जैसी हालत में जी रहे लोगों की बातें जानने के इच्छुक हैं। हमें उन सब की तकलीफों से हमदर्दी है जो गिरफ्तार हो गए हैं, और उन लोगों की खुशी में हमारी खुशी है जो कैद से आजाद कर दिए गए हैं। भूमिगत होना और अज्ञातवास में चले जाना तो अब आम बात हो गई है। हाँ, कई प्रतिरोधी दल भी हैं, जैसे फ्री नेदरलैंड्स, जो नकली पहचान पत्र बनाते हैं, अज्ञातवास में छुपे लोगों को वित्तीय सहायता सहायता देते हैं, युवा ईसाइयों के लिए काम तलाशते हैं। कितनी हैरानी की बात है कि ये सभी लोग अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरे की मदद के लिए कितना काम कर रहे हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण हमारी मदद करने वालों का है, जो हमारी आज तक मदद करते आए हैं, और उम्मीद तो यह है कि वे हमें सुरक्षित किनारे पर ले आएंगे। इसका कारण यह है कि अगर वे ऐसा नहीं करते, तो उनकी किस्मत भी हमारी जैसी हो जाएगी। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम उनके लिए मुसीबत हैं। वे रोज़ाना ऊपर आते हैं, पुरुषों से कारोबार और राजनीति की बात करते हैं, महिलाओं से खाने और युद्ध के समय की मुश्किलों की बात करते हैं, बच्चों से किताबों और अखबारों की बात करते हैं। वे हमेशा खुशदिल दिखने की कोशिश करते हैं, जन्मदिन और दूसरे मौकों पर फूल और उपहार लाते हैं, हमेशा हर संभव मदद करते हैं। हमें ये बात कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। ऐसे में जब दूसरे लोग जर्मनों के खिलाफ युद्ध में बहादुरी दिखा रहे हैं, हमारे मददगार रोजाना अपनी बेहतरीन भावनाओं और प्यार से हमारा दिल जीत रहे हैं। अजीब अजीब कहानियां चल रही हैं, उनमें काफी सच भी हैं। अभी मिस्टर क्लीमेन गिल्डरलैंड में भूमिगत हो चुके आदमियों और पुलिस वालों के बीच हुए फुटबॉल मैच का जिक्र कर रहे थे। हिल्वर्सम में नए राशन कार्ड जारी कर दिए गए, ऐसे लोगों को जो अज्ञातवास में रह रहे हैं राशन खरीदने की सुविधा हो। अगर राशन कार्ड न हो, तो एक कार्ड के लिए 60 गिल्डर देने पड़ते हैं। जिले में अज्ञातवास में रह रहे सभी लोगों ने रजिस्ट्रार से आग्रह किया कि वे फला दिन एक अलग मेज पर आकर अपने कार्ड ले जाएं। इस सब के साथ ये भी ख्याल रखना पड़ता है कि इस तरह की चालाकियों की जर्मनों को हवा भी न लगे। तुम्हारी एन। बुधवार, 29 मार्च 1944। मेरी प्यारी किटी, कैबिनेट मंत्री मिस्टर बोल्केस्टीन ने लंदन से डच प्रसारण में कहा है कि युद्ध के बाद युद्ध का वर्णन करने वाली डायरियों और पत्रों का संग्रह संग्रह किया जाएगा। और फिर हर कोई मेरी डायरी पर झपट पड़ा। सोचो ये कितना दिलचस्प होगा जब मैं इस गुप्त एनेक्सी के बारे में छपवाऊंगी। उसका शीर्षक ही ऐसा होगा कि लोग इसे एक जासूसी कहानी समझेंगे। मैं सही बता रही हूँ, युद्ध के 10 साल बाद
लोग इससे कितना चकित होंगे कि जब उन्हें पता चलेगा कि हम लोग कैसे रहते थे, हम क्या खाते थे और यहूदियों के रूप में अज्ञातवास में हम क्या-क्या बातें करते थे। हालाँकि मैं तुम्हें इस जीवन के बारे में काफ़ी कुछ बता चुकी हूँ, फिर भी तुम अभी भी थोड़ा-सा ही जान पाई हो। हवाई हमले के दौरान औरतें कैसे डर जाती हैं। अब देखो ना, पिछले रविवार जब 350 ब्रिटिश वायुयानों ने इज़्मुडीन पर 550 टन गोला बारूद बरसाया, तो हमारे घर ऐसे काँप रहे थे जैसे हवा में घास की पत्तियाँ, या हमारे इन घरों में कैसी महामारियाँ फैली हुई हैं। तुम्हें इन सब की कुछ खबर नहीं है। सब कुछ तुम्हें बताने में पूरा दिन लग जाएगा। लोगों को सब्जियों और सभी प्रकार के सामानों के लिए लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। डॉक्टर और मरीजों को नहीं देख पाते क्योंकि उन्होंने पीठ मोड़ी नहीं कि उनकी कारें और मोटरसाइकिलें चुरा दी जाती हैं। चोरी-चकारी इतनी बढ़ गई है कि डच लोगों में अंगूठी पहनने का रिवाज तक नहीं है। छोटे-छोटे बच्चे 8-8, 10-10 बरस के होंगे, लेकिन उनके घरों की खिड़कियां तोड़कर घुस जाते हैं और जो भी हाथ लगा उठा कर ले जाते हैं। लोग 5 मिनट के लिए भी अपना घर छोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लौटने पर उन्हें घर में झाड़ू फिर मिलेगी। चोरी गए टाइपराइटरों, ईरानी कालीनों, बिजली से चलने वाली घड़ियों, कपड़ों आदि को लौटाने के लिए अखबारों में इनाम के विज्ञापन आए दिन पढ़ने को मिलते हैं। गली-गली नुक्कड़ों पर लगी बिजली से चलने वाली घड़ियां लोग उतार ले गए और सार्वजनिक टेलीफोनों का पुर्जा-पुर्जा गायब हो चुका है। डचों की नैतिकता अच्छी नहीं है। सब भूखे हैं। नकली कॉफी को छोड़ दो तो 1 हफ्ते का राशन 2 दिन भी नहीं चल पाता। अभी और क्या देखना बाकी है? पुरुषों को जर्मनी भेजा जा रहा है। बच्चे बीमार हैं या भूख से बेहाल हैं, सब लोग फटे पुराने कपड़े और घिसे-पीटे जूते पहनकर काम चला रहे हैं। ब्लैक मार्केट में जूते का तला 7.5 गिल्डर का मिलता है। इसके अलावा कुछ कम मोची मरम्मत का काम कर रहे हैं। यदि वे करते भी हैं तो 4 महीने का इंतजार करना पड़ेगा और इस बीच जूता गायब हो चुका होगा। इसका एक लाभ भी हुआ है। खाना जितना खराब होता जाता है, बिक्री उतनी ही गंभीर हो रही है। सरकारी लोगों पर हमले की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। खाद्य कार्यालय, पुलिस अधिकारी सभी या तो अपने साथी नागरिकों की मदद कर रहे हैं या उन पर कोई आरोप लगाकर जेल भेज देते हैं। सौभाग्य से बहुत कम डच लोग गलत पक्ष में हैं। तुम्हारी एन। मंगलवार 11 अप्रैल 1944। मेरी प्यारी किटी, मेरा सिर घूम रहा है। समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करूं। गुरुवार जब मैंने तुम्हें पिछली बार लिखा था, सब कुछ ठीक-ठाक था। शुक्रवार, गुड फ्राइडे को हम मोनोपोली खेल खेलते रहे। शनिवार भी हम यही खेल खेले। दिन पता ही नहीं चला कैसे बीत गए। शनिवार कोई 2 बजे का वक्त रहा होगा, तेज गोलीबारी शुरू हो गई। मशीन गनें चल रही थी। मर्द लोगों का यही कहना था कि बाकी लोगों के लिए सब शांत था। रविवार दोपहर के वक्त मेरे आमंत्रण पर पीटर 4:30 बजे मुझसे मिलने के लिए आया। 5:15 बजे हम ऊपर सामने वाली अटारी पर गए। वहां हम 6 बजे तक रहे। 6 बजे से 7:15 बजे तक रेडियो पर बहुत ही खूबसूरत मोज़ार्ट संगीत बज रहा था। मुझे रात्रि राग बहुत ही भले लगे। मैं रसोई में तो संगीत सुन नहीं पाती क्योंकि दिव्य संगीत मेरी आत्मा की गहराइयों में उतरता जाता है। रविवार के दिन पीटर स्नान नहीं कर पाया था। नहाने का टब नीचे ऑफिस में गंदे कपड़ों से भरा हुआ रखा था। हम दोनों ऊपर अटारी पर एक साथ गए। हम दोनों आराम से बैठ सके, क्योंकि मुझे जो भी कुशन सामने नजर आया मैं ऊपर लेटी गई। हम एक पेटी पर बैठ गए। अब हुआ यह कि एक तो वह पेटी बहुत छोटी थी और दूसरे कुशन भी छोटा-सा ही था। हम दोनों एक-दूसरे से बहुत सटकर बैठे हुए थे। सहारा लेने के लिए हमारे पीछे 2 और पेटियां ही थीं। मोशी हमें कंपनी देने के लिए हमारे साथ ही थी। अचानक पौने 9 बजे मिस्टर वांदान ने सीटी बजाई और पूछा कि कहीं हम मिस्टर डेसेल का कुशन तो नहीं लेकर आए हैं। हम कूदे और कुशन लेकर नीचे चले गए। बिल्ली और मिस्टर वांदान हमारे साथ थे। यह कुशन ही सारे झगड़े की जड़ था। डसेल इसलिए खफा थे कि मैं वो तकिया उठा लाई जिसे वे कुशन की तरह इस्तेमाल करते थे। उन्हें डर था कि उनके तकिए पर पिस्सू चिपक जाएंगे। उन्होंने सारे घर को सिर पर उठा रखा था क्योंकि हम उनका कुशन उठा लाए थे। बदला लेने की नीयत से पीटर और मैंने उनके बिस्तर के 2 कप कड़े ब्रुश घुसेड़ दिए। लेकिन जब मिस्टर डेसेल ने तय किया कि जाकर अपने कमरे में बैठेंगे, तो हमें यह ब्रुश निकालने पड़े। इस छोटे से प्रहसन पर हम हँसते-हँसते लोटपोट हो गए।
लेकिन हमारा हंसी मजाक जल्दी ही खत्म हो गया। 9:30 बजे पीटर ने हौले से दरवाजा खटखटाया और पापा से कहा कि वे जरा ऊपर आ जाएं। उसे अंग्रेजी में के एक कठिन वाक्य में दिक्कत आ रही है। मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है, मैंने मार्गोट से कहा। तय है पीटर ने किसी और बहाने से यह बात कही है। जिस तरीके से मर्द लोग बात कर रहे थे, मैं शर्त लगाकर कह सकती हूँ कि सेंधमारी हो रही थी। पिताजी मिस्टर वॉन और पीटर लपक कर नीचे पहुंच गए। मार्गोट, माँ, मिसेज वॉन और मैं ऊपर इंतजार करते रहे। चार डरी सहमी औरतें बातें ही तो कर सकती हैं। जब तक हमने नीचे जोर का एक धमाका नहीं सुना, हम बातों में लगी रहीं। उसके बाद का मामला है, मेरा सोचना सही था। उसी वक्त गोदाम में सब कुछ शांत हो गया। घड़ी ने 9:45 बजाए। हमारे चेहरों का रंग उड़ चुका था। इसके बावजूद हम डरे हुए थे, हम शांत बने रहे। आदमी लोग कहाँ थे? ये धमाके की आवाज कैसी थी? क्या वे लोग सेंधमारों के साथ लड़ रहे थे? हम डर के मारे सोच भी नहीं पा रहे थे, हम सिर्फ इंतजार ही कर सकते थे। 10 बजे सीढ़ियों पर कदमों की आवाजें आईं। पापा का चेहरा पीला पड़ चुका था। वे नर्वस थे। पहले वे भीतर आए। उनके पीछे मिस्टर वॉन। बत्तियां बंद करो, दबे पांव ऊपर वाली मंजिल पर चल जाओ, पुलिस के आने की आशंका है। अब डरने का वक्त भी नहीं बचा था। बत्तियां बुझा दी गई। मैंने फटाफट एक जैकेट उठाई और हम ऊपर जाकर बैठ गए। हमें कुछ भी बताने वाला कोई नहीं था। मर्द लोग वापस नीचे जाग चुके थे। वे चारों 10 बजकर 10 मिनट तक वापस ही नहीं आए। दो लोग पीटर की खुली खिड़की में से निगाह रखे हुए थे। सीढ़ियों के बीच वाले दरवाजे पर ताला जड़ दिया गया था। बुक केस बंद कर दिया था। हमने रात को जलाई जाने वाली बत्ती पर एक स्वेटर डाल दिया। तब उन्होंने हमें सब कुछ बताया कि क्या हुआ। पीटर अभी सीढ़ियों पर ही था। जब उसने जोर के 2 धमाके सुने, वो नीचे गया तो देखता है कि गोदाम के दरवाजे से बाईं तरफ का आधा फट्टा गायब है। वो लपक कर ऊपर आया और होम गार्ड्स को चौकन्ना किया। वे चारों लपके लपके नीचे गए। जब वे गोदाम में पहुंचे तो सेठमार अपने धंधे में लगे हुए थे। बिना सोचे समझे मिस्टर वॉन चिल्लाए, पुलिस! बाहर भागने की आवाजें आए। सेठमार भाग चुके थे। फट्टे को दोबारा उसी जगह लगाया गया ताकि पुलिस को इस गैप का पता न चले। लेकिन अभी एक पल भी नहीं बीता था कि फट्टा फिर से वापस नीचे गिरा दिया गया। पुरुष लोग सेंधमारों की ढिठाई पर हैरान हैरान थे। मिस्टर वॉन और पीटर गुस्से के मारे थरथराने लगे। मिस्टर वॉन के दरवाजे पर कुल्हाड़ी का एक दौर वॉर्डन ने दरवाजे पर कुल्हाड़ी का एक जोरदार प्रयास किया। उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। एक बार फिर फट्टे को उसी जगह पर जमाया गया और एक बार फिर उनका प्रयास निष्फल कर दिया। बाहर की तरफ से एक आदमी और एक औरत टॉर्च की रोशनी फेंकते दिखाई दिए। क्या मुसीबत है! उन आदमियों में से एक भुनभुनाया, लेकिन अब संकट यह था कि उनकी भूमिकाएं बदल गई थी। अब वे पुलिस के बजाय सेध मारो वाली हालत में आ गए थे। चारों लपक कर ऊपर आए। डसेल और मिस्टर वॉन ने डसेल साहब की किताबें उठाई। पीटर ने दरवाजा खोला, रसोई तथा प्राइवेट ऑफिस की खिड़कियां खोली, फोन को नीचे फर्श पर पटका और आखिरकार चारों बुककेस के पीछे पहुंचने में सफल हो ही गए। तुम्हारी एन। मंगलवार 13 जून 1944। मेरी प्यारी किटी, मेरा एक और जन्मदिन गुजर गया है। इस हिसाब से मैं 15 बरस की हो गई हूँ। मुझे काफी सारे उपहार मिले हैं। स्प्रिंगर की 5 खंडों वाली कलात्मक इतिहास पुस्तक, चड्डियों का एक सेट, 2 बेल्टें, एक रुमाल, दही के 2 कटोरे, जैम की शीशी, शहद वाले 2 छोटे बिस्किट, मम्मी पापा की तरफ से वनस्पति विज्ञान की एक किताब, मार्गुट की तरफ से सोने का एक ब्रेसलेट, वॉनडाउन परिवार की तरफ से स्टिकर एल्बम, डसेल की तरफ से बायोमॉल्ट और मीठे मटर, मियाप की तरफ से मिठाई, बेब की तरफ से मिठाई और लिखने के लिए कापियां, और सबसे बड़ी बात मिस्टर कुगलर की तरफ से मारिया तेरेसा के नाम की किताब तथा क्रीम से भरे चीज के 3 स्लाइस। पीटर ने पियोनी फूल का खूबसूरत गुलदस्ता दिया। बेचारे को ये उपहार जुटाने में ही खासी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन वह कुछ और जुटा ही नहीं पाया। बेहद खराब मौसम, लगातार बारिश, हवाएं और उफान पर समुद्र के बावजूद हमले शानदार तरीके से जारी हैं। कर्ज चर्चिल, स्मर्ट्स, आइजनहावर तथा आर्नोल्ड उन फ्रांसीसी गांवों में गए जिन पर ब्रिटिश सैनिकों ने पहले कब्जा कर लिया था और बाद में मुक्त कर दिया था। चर्चिल एक टॉर्पीडो नाव में थे। इससे तटों पर गोलाबारी की जाती है। बहुत से लोगों की तरह चर्चिल को भी पता नहीं डर किस चिड़िया का नाम है। जन्मजात बहादुर। यहाँ हमारी एनेक्सी की किलेबंदी से डच लोगों के मूड की था पाना बहुत मुश्किल है। इस बात में कोई शक नहीं कि लोग बाग बैठे ठाले भी खुश रह लेते हैं। ब्रिटिश सैनिक ने आखिर अपनी कमर कस ही ली है और अपने मकसद को पूरा करने के लिए वे निकल पड़े हैं।
जो लोग ये दावे करते फिर रहे हैं कि वे ब्रिटिश द्वारा कब्जा किए जाने के पक्ष में नहीं हैं, नहीं जानते कि वे किस गलती पर हैं। उनके तर्क का कारण इतना भर है। ब्रिटिश को लड़ते रहना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए और हॉलैंड को आज़ाद करने के लिए अपने शूरवीर सैनिकों की शहादत के लिए आगे आना चाहिए। हॉलैंड के साथ-साथ कब्जे वाले दूसरे देशों को भी आज़ाद करना चाहिए, लेकिन उसके बाद ब्रिटिश को हॉलैंड में रुकना नहीं चाहिए। इसके बजाय उन्हें चाहिए कि वे सभी कब्जे वाले देशों से हाथ जोड़-जोड़ कर माफ़ी माँगे। डच ईस्ट इंडीज़ को उसके सही हकदारों के हाथों में सौंपे और थके, टूटे, हारे और लुटे-पिटे अपने देश ब्रिटेन में लौट जाएँ। मूर्खों की कहीं कोई कमी नहीं है। इसके बावजूद, जैसा कि मैंने कहा, कुछ एक समझदार डच लोगों की भी कमी नहीं है। अगर ब्रिटिश ने जर्मनी के साथ शांति संधि पर हस्ताक्षर कर लिए होते, तो हॉलैंड और उसके पड़ोसी देशों का क्या हाल होता? उसके पास ऐसा करने के बहुत मौके मौजूद थे। हॉलैंड जर्मनी बन चुका होता और तब यह होना ही समाप्ति का संकेत होता, सब कुछ खत्म हो जाने का संकेत। ऐसे सभी डच लोग जो अभी भी ब्रिटिश को हिकारत से देखते हैं, ब्रिटेन की खिल्ली उड़ाते हैं, उसके बुढ़ाते बुढ़ाते लॉर्डों को की सरकार को ताना मारते हैं, उन्हें कायर कहते हैं, इसके बावजूद जर्मनों से नफरत करते हैं, एक अच्छा खासा सबक सिखाने के लायक हैं। उनकी जमकर मरम्मत की जानी चाहिए, तभी हमारे जंग लगे दिमाग खुलेंगे, उनमें जोश आएगा। मेरे दिमाग में हर समय इच्छाएं, विचार, आरोप तथा डांट-फटकार ही चक्कर खाते रहते हैं। मैं सचमुच उतनी घमंडी हूँ नहीं जितना लोग मुझे समझते हैं। मैं किसी और की तुलना में अपनी कई कमजोरियों और खामियों को बेहतर तरीके से जानती हूँ। लेकिन एक फ़र्क है, मैं जानती हूँ मैं खुद को बदलना चाहती हूँ, बदलूँगी और काफ़ी हद तक बदल चुकी हूँ। तब ऐसा क्यों है? मैं अपने आप से यह सवाल पूछती कि लोग मुझे अभी भी इतना नाक घुसेड़ू और अपने आप को तीस मार का समझने वाले क्यों मानते हैं? क्या मैं वाक़ई अक्खड़ हूँ? क्या मैं अकेली अक्खड़ हूँ या वे सभी हैं? ये सब वाहियात लगता है, मुझे पता है। लेकिन मैं ऊपर लिखा कि ये आखिरी वाक्य काटने वाली नहीं। ये वाक्य इतना मूर्खतापूर्ण नहीं है जितना लगता है। मुझ पर हमेशा आरोप की बौछार करते रहने वाले 2 लोग हैं, मिसेज़ वॉन और डसेल। उनके बारे में सबको पता है कि वे कितने जड़बुद्धि हैं। मूर्ख जिसके आगे कोई विशेषण लगाने की ज़रूरत ही नहीं। मूर्ख लोग आमतौर पर इस बात को सहन नहीं कर पाते कि कोई उनसे बेहतर काम करके दिखाए और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ये 2 जड़मती। मिसेज़ वॉन और मूर्खाधिराज डसेल। मिसेज़ वॉन मुझे इसलिए मूर्ख समझती हैं क्योंकि मैं उनकी जितनी बीमारियों की शिकार नहीं हूँ। वे मुझे अक्खड़ समझती हैं क्योंकि वो मुझसे भी ज़्यादा अक्खड़ हैं। वे समझती हैं कि मेरी पोशाकें छोटी पड़ गई हैं क्योंकि उनकी पोशाकें और भी ज़्यादा छोटी पड़ गई हैं। और वे समझती हैं कि मैं अपने आप को कुछ ज़्यादा ही तीस-मार का समझती हूँ क्योंकि वे उन विषयों पर मुझसे भी 2 गुना ज़्यादा बोलती हैं जिनके बारे में वो खाक भी नहीं जानती। यह बात डसेल पर भी फिट होती है, लेकिन मेरी प्रिय कहावत है, जहाँ आग होगी, धुआँ भी वहीं होगा और मुझे यह मानने में रत्ती भर संकोच नहीं है कि मैं सब कुछ जानती हूँ। मेरे व्यक्तित्व के साथ सबसे मुश्किल बात यह है कि मैं किसी भी व्यक्ति की तुलना में अपने आप को सबसे धिक्कारती हूँ। यदि माँ अपनी सलाहें देना शुरू करती है, तो उनके उपदेशों की पोटली इतनी भारी हो जाती है कि मुझे डर लगने लगता है, कैसे होगी इससे मुक्ति? जब तक ऐन का वही पुराना रूप सामने नहीं आ जाता, कोई मुझे नहीं समझता। यह वाक्य मेरा हिस्सा है। बेशक लगे कि ऐसा नहीं होगा, फिर भी इसमें थोड़े से सच का अंश है। कई बार तो मैं अपने आप को प्रताड़ित करते हुए इतनी गहरी उतर जाती हूँ कि सांत्वना के 2 बोल सुनने के लिए तरस जाती हूँ, कि कोई आए और मुझे इससे उबारे। काश कोई तो होता जो मेरी भावनाओं को गंभीरता से समझ पाता। अफ़सोस ऐसा व्यक्ति मुझे अब तक नहीं मिला है, इसलिए तलाश जारी रहेगी। मुझे पता है, तुम पीटर के बारे में सोचकर हैरान हो रही होगी। नहीं क्या किटी? मैं मानती हूँ कि यह सच है कि पीटर मुझे प्यार करता है, गर्लफ्रेंड की तरह नहीं, बल्कि एक दोस्त की तरह। उसका स्नेह दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन कई बार कोई रहस्यमयी ताकत हम दोनों को पीछे की तरफ खींचती है। मैं नहीं जानती वो कौन-सी शक्ति है। कई बार मैं सोचती हूँ कि मैं उसके पीछे जिस तरह प्रेम दीवानी बनी रहती हूँ, उसे बढ़ा-चढ़ा कर बता रही हूँ, लेकिन यह सच नहीं है। इसका कारण यह है कि अगर मैं उसके कमरे में 1-2 दिन के लिए ना जा पाऊँ, तो मेरी बुरी हालत हो जाती है। मैं उसके लिए तड़पने लगती हूँ। पीटर अच्छा और भला लड़का है, लेकिन उसने मुझे कई तरह से निराश किया है। धर्म के प्रति उसकी नफ़रत, खाने के बारे में उसका बातें करना और इस तरह की कई बातें मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती। इसके बावजूद मुझे पक्का यकीन है कि हमने जो वायदा किया है कि कभी झगड़ेंगे नहीं, हम उस पर हमेशा टिके रहेंगे। पीटर शांतिप्रिय, सहनशील और बेहद सहज आत्मीय व्यक्ति है।
वो मुझे कई ऐसी बातों को भी कह लेने देता है जिन्हें कहने की वह अपनी मम्मी को भी इजाज़त नहीं देता। वह दृढ़ निश्चयी होकर इस मुहिम पर जुटा है कि वह अपने पर लगे हुए सभी इल्ज़ामों से अपने आप को पाक-साफ़ करे और अपने काम-काज में सलीका लाए। इसके बावजूद वह अपनी भीतरी स्व को मुझसे छुपाता क्यों है और मुझे कभी भी इस बात की अनुमति नहीं देता कि मैं उसमें झाँकूँ। निश्चय ही वह मेरी तुलना में ज़्यादा घुनना है, लेकिन मैं अपने अनुभव से जानती हूँ। हालाँकि मुझ पर लगातार ये आरोप लगाया जाता है कि जो कुछ भी जानना चाहिए वह मैं थ्योरी में जानती हूँ, व्यवहार में नहीं। कई कई बार ऐसे घुने लोग भी, जिनसे संवाद कर पाना मुश्किल होता है, अपनी बात किसी से कह पाने की उत्कट चाह लिए होते हैं। पीटर और मैंने दोनों ने अपने चिंतनशील बरस एनेक्सी में ही बिताए हैं। हम अक्सर भविष्य, वर्तमान और अतीत की बात करते हैं, लेकिन जैसा कि मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, मैं असली चीज़ की कमी महसूस करती हूँ और जानती हूँ कि वह मौजूद है। क्या इसका कारण यह है कि मैं अरसे से बाहर नहीं निकली हूँ और प्रकृति के लिए पागल हुई जा रही हूँ? मैं उस वक़्त को याद करती हूँ जब नीला आसमान, पक्षियों की चहचहाने की आवाज़, चाँदनी और खिलती कलियाँ, इन चीज़ों ने मुझे कभी भी अपने जादू में से ना बाँधा होता। मेरे यहाँ आने के बाद चीज़ें बदल गई हैं। उदाहरण के लिए छुट्टियों के दौरान की बात है, बेहद गर्मी थी। मैं रात के 11:30 बजे तक ज़बरदस्ती आँख खोले बैठी रही ताकि मैं अपने अकेले के बूते पर अच्छी तरह चाँद को देख सकूँ। अफ़सोस, मेरी सारी मेहनत बेकार गई। चौंध इतनी ज़्यादा थी कि खिड़की खोलने का जोखिम नहीं लिया जा सकता था। कई महीने बाद एक और मौका आया था। उस रात मैं ऊपर वाली मंजिल पर थी। खिड़की खुली हुई थी। जब तक खिड़की बंद करने का वक़्त नहीं हो गया, मैं वहीं बैठी रही। यह गहरी सांवली बरसात की रात थी। तेज़ हवाएँ चल रही थी। बादलों के बीच लुका-छिपी चल रही थी। इस सारे नज़ारे ने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया था। पिछले 1.5 बरस में यह पहली बार हो रहा था कि मैं आमने-सामने रात से साक्षात्कार कर रही थी। उस शाम के बाद प्रकृति से साक्षात करने की मेरी चाह लगातार बढ़ गई थी। तब मुझे चोर उचक्कों, मोटे काले चूहे या पुलिस के छापे का भी डर नहीं रहा था। मैं अकेले ही नीचे चली गई थी और रसोई तथा प्राइवेट ऑफिस की खिड़की से प्रकृति के नज़ारे देखती रही थी। कई लोग सोचते हैं कि प्रकृति सुंदर होती है। कई लोग समय-समय पर तारों भरे आसमान के तले सोते हैं और कई लोग अस्पतालों और जेलों में उस दिन की राह देखते रहते हैं कि वे कब आज़ाद होंगे और फिर से प्रकृति के इस अनूठे उपहार का आनंद उठा पाएँगे। प्रकृति अमीर के बीच कोई भेदभाव नहीं करती। यह मेरी कल्पना मात्र नहीं है। आसमान, बादलों, चाँद और तारों की तरफ देखना मुझे शांति और आशा की भावना से सरोवर कर देता है। यह वैलेरियन या ब्रोमाइड की तुलना में आजमाया हुआ बेहतर नुस्खा है। शांति पाने की रामबाण दवा। प्रकृति मुझे विनम्रता का उपहार देती है और इससे मैं बड़े से बड़ा धक्का भी हिम्मत के साथ झेल जाती हूँ। लेकिन किस्मत का लिखा यही है कि कुछ एक दुर्लभ अवसरों को छोड़कर मैं मैल से चिकट हुई खिड़कियों में खुद से गंदे पर्दों में से ही प्रकृति को बहुत ही कम निहार पाती हूँ। इस तरह से देखने से आनंद लेने की सारी भावना ही मर जाती है। प्रकृति ही तो एक ऐसा वरदान है जिसका कोई सानी नहीं। कई प्रश्नों में से एक प्रश्न जो मुझे अक्सर परेशान करता रहता है और अभी भी समझा जाता है, यह कह देना बहुत ही आसान है कि यह गलत है, लेकिन मेरे लिए इतना काफ़ी नहीं है। मैं इस विराट अन्याय के कारण जानना चाहूँगी। संभवतः पुरुषों ने औरतों पर शुरू से ही इस आधार पर शासन करना शुरू किया कि वे उनकी तुलना में शारीरिक रूप से ज़्यादा सक्षम हैं। पुरुष ही कमा कर लाता है, बच्चे पालता-पोसता है और जो मन में आए करता है। लेकिन हाल ही में स्थिति बदली है। औरतें अब तक इन सबको सहती चलती आई थीं, जो कि बेवकूफ़ी ही थी। चूँकि इस प्रथा को जितना अधिक जारी रखा गया, उतना ही गहराई से ये अपनी जड़ें जमाती गई। सौभाग्य से शिक्षा, काम तथा प्रगति ने औरतों की आँखें खोली है। कई देशों में तो उन्हें बराबरी का हक दिया जाने लगा है। कई लोगों ने, कई औरतों ने और कुछ एक पुरुषों ने भी अब इस बात को महसूस किया है कि इतने लंबे अरसे तक इस तरह की वाहियात स्थिति को झेलते जाना गलत ही था। आधुनिक महिलाएं पूरी तरह से स्वतंत्र होने का हक चाहती हैं। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है। महिलाओं का भी पूरा सम्मान किया जाना चाहिए। आमतौर पर देखा जाए तो पूरी दुनिया में पुरुष वर्ग को पूरा सम्मान मिलता है, तो महिलाओं ने ही क्या कसूर किया है कि वे इससे वंचित रहें और उन्हें अपने हिस्से का सम्मान न मिले। सैनिकों और युद्धों के वीरों का सम्मान किया जाता है, उन्हें अलंकृत किया जाता है, उन्हें अमर बना डालने तक का शौर्य प्रदान किया जाता है, शहीदों को पूजा भी जाता है। लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जो औरतों को भी सैनिक का दर्जा देते हैं? मौत के खिलाफ मनुष्य नाम की किताब को मैंने पढ़ा था कि आमतौर पर युद्ध में लड़ने वाले वीर को जितनी तकलीफ, पीड़ा, बीमारी और यंत्रणा से गुजरना पड़ता है, उससे कहीं अधिक तकलीफें औरतें बच्चे को जन्म देते समय झेलती हैं। और इन सारी तकलीफों से गुजरने के बाद उसे पुरस्कार क्या मिलता है?
जब बच्चा जन्मने के बाद उसका शरीर अपना आकर्षण खो देता है, उसे एक तरफ धकेल दिया जाता है, उसके बच्चे उसे छोड़ देते हैं और उसका सौंदर्य उससे विदा ले लेता है। औरत ही है जो मानव जाति की निरंतरता को बढ़ाए रखने के लिए इतनी तकलीफों से गुजरती है और संघर्ष करती है। बहुत अधिक मजबूत और बहादुर सिपाहियों से भी ज़्यादा मेहनत करके खटती है। वह जितना संघर्ष करती है, उतना तो बड़ी-बड़ी डींगें हाँकने वाले ये सारे सिपाही मिलकर भी नहीं करते। मेरा ये कहने का कतई मतलब नहीं है कि औरतों को बच्चे जन्ना बंद कर देना चाहिए। इसके विपरीत प्रकृति चाहती है कि वे ऐसा करें और इस वजह से उन्हें यह काम करते रहना चाहिए। मैं जिस चीज़ की भर्त्सना करती हूँ, वह है कि हमारे मूल्यों की प्रथा और ऐसे व्यक्तियों की मैं भर्त्सना करती हूँ, जो यह बात मानने को तैयार ही नहीं होते कि समाज में औरतों खूबसूरत और सौंदर्यमयी औरतों का योगदान कितना महान और मुश्किल है। मैं इस पुस्तक के लेखक श्री पोल दे क्रुइग जी से पूरी तरह सहमत हूँ कि जब वे कहते हैं कि पुरुषों को यह बात सीखनी चाहिए कि संसार के जिन हिस्सों को हम सभ्य कहते हैं, वहाँ जन्म अनिवार्य और टाला ना जा सकने वाला काम नहीं रह गया है। आदमियों के लिए करना बहुत आसान होता है। उन्हें औरतों द्वारा झेली जाने वाली तकलीफों से कभी भी गुजरना नहीं पड़ेगा। मेरा विश्वास है कि अगली सदी आने तक यह मान्यता बदल चुकी होगी कि बच्चे पैदा करना ही औरतों का काम है। औरतें ज़्यादा सम्मान और सराहना की हकदार बनेंगी। वे सब औरतें जो एक उफ़ किए बिना या लंबे-चौड़े बखानों के बिना ये तकलीफ़ें सहती हैं। तुम्हारी एन. एम. फ्रैंक। तो ये थी डायरी के पन्ने एन फ्रैंक द्वारा और मेरा नाम है गोल्डी तिवारी। धन्यवाद।